जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई है राष्ट्रपति के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस वीडियो का, आप वहाँ पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति की कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है नियुक्ति की शक्ति। राष्ट्रपति जो है वो नियुक्तियां करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्तियां कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग के आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति ही करता है। राज्यपाल इत्यादि इन सभी की नियुक्तियां जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास पावर है, नियुक्तियां करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ओके। प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद, कैग चुनाव आयोग के आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इन सभी की नियुक्तियां जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो अंतरराज्यीय या इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 263 अंतरराज्यीय परिषद का गठन, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। उसके बाद वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो इसको कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति ही करता है। तो हमने पढ़ा राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या हैं? नियुक्तियां करता है प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की, कैग की चुनाव आयोग के आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, और राज्यपाल, उपराज्यपाल, इन सभी की नियुक्तियां जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट काउंसिल। उसके बाद वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति करता है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है या जनजाति क्षेत्र घोषित करना है तो वो कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, सबसे पहले आ गया जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति जो होता है संसद का, पार्लियामेंट का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी बिल पास नहीं होता है। पहले वो राज्यसभा में पास होगा, लोकसभा में होगा, या पहले लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ, बट अगर राष्ट्रपति ने अगर साइन नहीं किए तब वो बिल पास नहीं होगा। ओके, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई बिल पारित माना जाता है। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग होता है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसे बिल होते हैं जिनमें राष्ट्रपति को उस बिल के ऊपर पहले अपनी सहमति देनी पड़ती है, मतलब पहले हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, पहले साइन करने पड़ते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बिल हैं जिनमें राष्ट्रपति स्टार्टिंग में ही साइन कर देता है? लोकसभा और राज्यसभा में तो वो बिल बाद में जाता है, बट जो राष्ट्रपति है वो उसको पहले ही साइन कर देता है। तो वो बिल है, पहला आ गया संविधान संशोधन विधेयक। संविधान में कोई संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो वो बिल जो है वो राष्ट्रपति पहले ही उसको साइन कर देगा, संविधान संशोधन विधेयक। उसके बाद है संचित निधि से धन निकालने संबंधी विधेयक। संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड से अगर हमने पैसे निकालने हैं, अगर वो बिल है तो उसके ऊपर भी राष्ट्रपति पहले ही सिग्नेचर कर देता है। उसके बाद आ गया मनी बिल, धन विधेयक के ऊपर भी राष्ट्रपति पहले ही साइन कर देता है। तो हमने पढ़ा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना के बाद ही कोई बिल जो है वो पारित माना जाता है।
कुछ ऐसे बिल होते हैं जिनमें राष्ट्रपति को पहले ही अपनी सहमति देनी पड़ती है, सिग्नेचर करने पड़ते हैं, हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से बिल हैं? संविधान संशोधन विधेयक, संचित निधि से धन निकालने संबंधी विधेयक और मनी बिल। तो विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद आ गया आर्टिकल नंबर 1 to 3। आर्टिकल नंबर 1 to 3, 123 नंबर जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, ये बात करता है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, अब ऑर्डिनेंस क्या होता है? अब मान लो कि लोकसभा और राज्यसभा में बैठक नहीं चल रही है, लोकसभा और राज्यसभा में बैठक नहीं चल रही है, संसद कार्य में नहीं है, संसद कार्य में नहीं है, तब जो राष्ट्रपति होता है किसी बिल के ऊपर साइन करके, हस्ताक्षर करके उस बिल को अकेला ही पारित कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास पावर है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं हो रही है, संसद कार्य में नहीं है, तो उस टाइम राष्ट्रपति जो है किसी बिल को साइन करके उस बिल को पारित कर सकता है और उस बिल को बोला जाता है ऑर्डिनेंस। उस बिल को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेंस, यानी कि अध्यादेश। उसके बाद संसद के सत्र बुलाना, मतलब संसद की बैठकें बुलाना। सत्रावसान होता है बैठक को कुछ समय के लिए रोकना, बैठक को कुछ समय के लिए रोकना। संसद के सत्र बुलाना, सत्रावसान करना या लोकसभा को भंग करना, ये कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। क्या पढ़ा हमने? आर्टिकल नंबर 1 to 3, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। राज्यसभा लोकसभा बैठक में नहीं है, संसद कार्य में नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? किसी बिल को हस्ताक्षर करके उसके ऊपर उस बिल को पारित कर देता है अकेला ही। ये राष्ट्रपति के पास पावर है, आर्टिकल नंबर 1 to 3। संसद के सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, बैठक को कुछ समय के लिए रोकना, लोकसभा को भंग करना, ये सारी पावर्स हैं राष्ट्रपति के पास। उसके बाद आ गई वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां। तो सबसे पहले धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व में ही सहमति, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पहले पढ़ लिया कि जो मनी बिल है इसके ऊपर राष्ट्रपति पहले ही साइन कर देता है, अपनी सहमति दे देता है। तो ये होगी धन विधेयक पर, मनी बिल पर राष्ट्रपति की पूर्व में ही सहमति। उसके बाद आ गया आर्टिकल नंबर 112, आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 112। आर्टिकल नंबर 112 क्या है? राष्ट्रपति महोदय सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति महोदय सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करने को कहता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को हम आम भाषा में बोलते हैं बजट। तो राष्ट्रपति सरकार को बजट संसद में पेश करने के लिए कहता है, आर्टिकल नंबर 112। ओके, वित्तीय विवरण को बोलते हैं बजट आम भाषा में, लेकिन इसको वैसे बोला जाता है वित्तीय विवरण। ओके, तो ये थी वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक पर राष्ट्रपति पहले ही सिग्नेचर कर देता है बिल के ऊपर। अनुच्छेद 112, राष्ट्रपति महोदय सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करने के लिए कहता है। उसके बाद आ गई सैन्य शक्तियां। तो राष्ट्रपति जो होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है। युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा, ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक है राष्ट्रपति के पास वीटो पावर, वीटो शक्ति। वीटो शक्ति को बोला जाता है पॉकेट शक्ति भी बोला जाता है। वीटो शक्ति को क्या बोला जाता है? पॉकेट शक्ति बोला जाता है। वीटो शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी बिल को कुछ समय के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। किसी बिल को ऊपर, मान लो कि लोकसभा में कोई बिल पास हुआ, राज्यसभा में भी पास हो गया, अब वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? या तो सिग्नेचर कर देगा, बिल को पारित कर देगा, या उसको कुछ समय के लिए उसके ऊपर पुनर्विचार कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन होता है, अगर उसके पास वीटो पावर है तो वो उस बिल को कुछ सुरक्षित रख सकता है। अब कितने टाइम के लिए वो उसको सुरक्षित रख सकता है? मतलब कोई भी फैसला नहीं देगा उसको, उस बिल को ना तो पारित करेगा ना ही पुनर्विचार करेगा, अपने पास सुरक्षित रख लेगा
कितने टाइम तक सुरक्षित रखेगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये होती है राष्ट्रपति की वीटो पावर, वीटो शक्ति। उसके बाद आ गई आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360। आर्टिकल 352 बात करता है राष्ट्रीय आपात की, नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत लगती है? तो 352। और अब तक भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, राष्ट्रीय आपात लग चुका है। कब कब लगा था? 1962, 1961, 71 और 1975, 1962, 1971 और 1975 में 3 बार जो है आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लग चुका है। उसके बाद आ गया आर्टिकल नंबर 356। आर्टिकल नंबर 356 ये बात करता है राष्ट्रपति शासन की। ये लगता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। ये लगता ही रहता है कभी ना कभी। अभी लेटेस्ट अभी बार बार सुनते होंगे कि राष्ट्रपति शासन लग गया जम्मू कश्मीर में या किसी भी मतलब राज्य में। तो आर्टिकल नंबर 356 बात करता है राष्ट्रपति शासन की, आर्टिकल नंबर 352 राष्ट्रीय आपात की, और 360 आर्टिकल नंबर 360 बात करता है वित्तीय आपात की, फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगी है। आर्टिकल नंबर 360 एक बार भी नहीं लगा है। आर्टिकल 356 ये लगता ही रहता है, और 352 जो आर्टिकल है राष्ट्रीय आपात है, ये 3 बार लगा है भारत में। ओके, तो ये होगी आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं ये। उसके बाद आ गई न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स न्यायिक शक्तियां। तो आ गया आर्टिकल नंबर 143, 143, 143। आर्टिकल नंबर 143 ये पावर देता है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है या परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है या परामर्श ले सकता है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है। अगर राष्ट्रपति को कुछ दुविधा है, कुछ पूछना चाहता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है या परामर्श ले सकता है। आर्टिकल नंबर 143 बहुत बार ये पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना। उसके बाद आ गया आर्टिकल नंबर 72। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में। राष्ट्रपति अपराधियों को क्षमा करेगा, कैसे करेगा? तो ये सारे के सारे जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना। क्या क्या पावर्स हैं राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की? आर्टिकल नंबर 72। तो पहली आ गई क्षमा। क्षमा मतलब पार्डन। पार्डन होता है क्षमा करना, मतलब पूर्ण रूप से जो सजा है उसको खत्म कर देना। किसी को कोई सजा हुई है उसकी उस सजा को पूर्ण रूप से खत्म कर देना, इसको बोलते हैं क्षमा, इंग्लिश में बोलते हैं पार्डन। उसके बाद आ गया लघुकरण। लघुकरण क्या होता है? लघुकरण को इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है? जो सजा है उसके नेचर को चेंज कर देना, उसकी प्रकृति को चेंज कर देना। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा हुई है, मृत्यु दंड की सजा हुई है, उसकी उस सजा को मान लो कि राष्ट्रपति ने उसको कठोर कारावास में बदल दिया। राष्ट्रपति के पास पावर है कि मृत्यु दंड को कठोर कारावास में चेंज कर सकता है। तो जो ये पावर है उसकी राष्ट्रपति की, इसको बोलते हैं लघुकरण या कम्यूटेशन। मतलब इसमें जो सजा है उसकी प्रकृति को चेंज कर दिया जाता है। उसको होनी तो थी मृत्युदंड, मृत्युदंड उसको मिलना था, लेकिन उसको हमने चेंज कर दिया कठोर कारावास में, वो जेल में रहेगा पूरी जिंदगी भर। तो मतलब हमने सजा की प्रकृति, उसका नेचर चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं कम्यूटेशन, लघुकरण। उसके बाद आ गया परिहार। परिहार को इंग्लिश में बोलते हैं रीमिशन। रीमिशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो सजा है उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसको नहीं चेंज किया जाता है, बट उसका टाइम चेंज कर दिया जाता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 2 साल की कठोर कारावास की सजा हुई है, 2 साल की कठोर कारावास की सजा हुई है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको 1 साल कर सकता है, उसी सजा को 2 साल की कठोर सजा को 1 साल की कठोर सजा में चेंज कर सकता है, बट रहेगी वो कठोर ही।
पहले 2 साल की थी कठोर सजा, अब वो 1 साल की होगी। मतलब जो नेचर है सजा का वो सेम रहता है, बट जो टाइम है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं परिहार, इंग्लिश में बोलते हैं रिमिशन। ओके, उसके बाद आ गया विराम। विराम को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पाइट। रेस्पाइट क्या होता है? विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम कर दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि कोई शारीरिक रूप से अपंग हो गया है जेल में ही, और कोई महिला है वो गर्भवती हो गई है। महिला जो है कोई गर्भवती है या कोई शारीरिक रूप से अपंग हो गया है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, तो राष्ट्रपति जो है उसकी सजा को कम कर सकता है। इसको बोलते हैं रेस्पाइट, हिंदी में विराम। उसके बाद आ गई लास्ट दंड विराम। दंड विराम को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रीव। अब रिप्रीव क्या होता है? सजा को कुछ टाइम के लिए टालना, कुछ समय के लिए सजा को टाल देना। जैसे मृत्यु दंड को कुछ समय के लिए टाल देना, ये पावर होती है राष्ट्रपति के पास, और इसको बोलते हैं रिप्रीव। रिप्रीव हिंदी में दंड विराम। तो ये थी राष्ट्रपति की शक्तियां। एक बार जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स, नियुक्तियां करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैग, चुनाव आयोग के आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, राज्यपाल इत्यादि की नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमीशन का गठन राष्ट्रपति। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना किसी क्षेत्र को, तो वो करता है राष्ट्रपति। उसके बाद विधायी शक्तियां, जो राष्ट्रपति होता है संसद का अभिन्न अंग होता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई बिल जो है वो पारित समझा जाता है। ऐसे कुछ बिल होते हैं जिनके ऊपर राष्ट्रपति को पहले स्टार्टिंग में ही साइन करना पड़ता है, अपनी सहमति देनी पड़ती है। वो कौन कौन से हैं? संविधान संशोधन विधेयक, संचित निधि से कंसोलिडेटेड फंड से धन निकालने संबंधी विधेयक, और मनी बिल, धन विधेयक। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 1 to 3, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस। लोकसभा राज्यसभा बैठक में नहीं है, संसद कार्य में नहीं है, तो राष्ट्रपति किसी बिल के ऊपर साइन करके, हस्ताक्षर करके उसको पारित कर सकता है। उस बिल को बोला जाता है ऑर्डिनेंस। संसद के सत्र बुलाना, बैठकें बुलाना, सत्रावसान करना। सत्रावसान मतलब बैठक को कुछ टाइम के लिए रोकना, और लोकसभा को भंग करना। ये सारे जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व में ही सहमति राष्ट्रपति दे देता है। अनुच्छेद 112, राष्ट्रपति महोदय सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करने को कहता है। बजट को संसद में पेश करने के लिए कहता है सरकार को। सैन्य शक्तियां, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। युद्ध शांति की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वीटो शक्ति, इसको पॉकेट शक्ति भी कहा जाता है। आपातकालीन शक्तियां हैं, आर्टिकल नंबर 352, राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। 356 राष्ट्रपति शासन, ये लगभग न्यूज में रहता ही है, लगता रहता है बार बार। 360 वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगी है। न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स, आर्टिकल नंबर 143, जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श ले सकता है। आर्टिकल नंबर 72, अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्तियां हैं इसमें राष्ट्रपति की। क्षमा पहला है, क्षमा पार्डन करना, सजा को पूरी तरह से खत्म कर देना। लघुकरण, कम्यूटेशन, सजा की प्रकृति को चेंज कर देना, उसके नेचर को चेंज कर देना। मृत्युदंड को जैसे कठोर कारावास में चेंज कर देना, इसको बोलते हैं कम्यूटेशन, लघुकरण। परिहार को इंग्लिश में बोलते हैं रिमिशन। इसमें जो प्रकृति है, नेचर है सजा का, वो सेम रहता है, बट उसका टाइम जो है वो चेंज कर दिया जाता है। 2 साल की कठोर कारावास की सजा को जैसे 1 साल की कठोर कारावास में चेंज कर दिया गया, तो इसको बोलते हैं रिमिशन, परिहार। विराम को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पाइट। विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे कोई शारीरिक रूप से अपंग है या कोई महिला जो है वो गर्भवती हो गई है। ओके, उसके बाद आ गया दंड विराम, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रीव। कुछ टाइम के लिए इसमें सजा को टाल दिया जाता है, जैसे जो कुछ टाइम के लिए टाला जाता है, जैसे मान लो कि किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको कुछ टाइम के लिए उस सजा को रोक दिया जाता है। तो ये था हमारा राष्ट्रपति, यहाँ पर खत्म होता है। पिछली वीडियो नहीं देखी है आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं। आज हमने पढ़ा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।